हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम तक। आज हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो अगला कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है परसेंटेज वेट और वॉल्यूम के रेशियो को लेकर के। तो अगला आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को लेकर के। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम एक सॉलिड सॉल्यूट को लेकर के किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ऐसे केस में एक कंपोनेंट हो गया सॉलिड, दूसरा कंपोनेंट हो गया लिक्विड। तो सॉलिड को हमें ज्यादा आसान है उसका मास मेजर करना, ऐसे लिक्विड का ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है, उसका वॉल्यूम मेजर करना। जैसे कि हमने क्या किया, आप लोगों ने बचपन से एग्जांपल लेते आ रहे हो कि सोडियम क्लोराइड, नमक को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दिया। ऐसे कोई भी अगर सॉलिड को आप अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काफी ज्यादा किया जाता है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो बोला गया कि परसेंटेज वेट एंड वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। या सॉल्यूट आपने क्या देखा कि अगर परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम को हमें देखना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो इसमें हमने ये सपोज कर लिया है कि जो सॉल्यूशन है उसको हमने बनाया क्या है, एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके, और सॉलिड को हमने यहां सॉल्यूट माना है क्योंकि जब भी कोई चीज डिसॉल्व होगा तो उस अमाउंट में कम ही होगा। और कल हमने बताया था जो अमाउंट में कम होगा उसको हमेशा सॉल्यूट मानते हैं। एक इसको क्वेश्चन लगा के हम देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द weight percentage by volume if (50 gram C12H22O11) means sucrose dissolved in water to form 300 gram solution which density is 1.5 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन देख लिया, फाइंड द वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 300 ग्राम सॉल्यूशन विच डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो खुद से भी ट्राई करो या हम आगे बता ही रहे हैं। फिर से आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट देख लोगे। यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ आपका 50 ग्राम mass of solution 300
ग्राम। लेकिन आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग पुराना फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्या बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना दिया गया 300 ग्राम और डेंसिटी कितना दिया गया 1.5, हटा दिया 3000 और इसमें कितना वॉल्यूम आ गया यहाँ पे 200 ml। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर ले, परसेंटेज वॉल्यूम रेशियो, वेट अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 200 इंटू 100, कितना आ गया 25%। ये काफी आसान क्वेश्चन था, बस हल्का सा ट्रिक था आपको वॉल्यूम को यहाँ पे निकालने के लिए। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड द मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो इफ 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड dissolve in 300 ग्राम solvent and for solution which density is 1.2 ग्राम पर ml। बोला गया कि आपको मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो फाइंड करना है जबकि अभी 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया है 300 ग्राम सॉल्वेंट में, जिसके कारण से सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को नोट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 50 ग्राम। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 50, मास ऑफ सॉल्वेंट 300, दैट इज 350 ग्राम। अभी ग्राम आया है। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 350 और डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। तो यहां से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, इसको हटा दिया, ये यहां चला गया और इसको दोनों चार को डिवाइड कर सकते हो, ये आपको यहां से वॉल्यूम मिल जाएगा।
हम डायरेक्टली इस वॉल्यूम के वैल्यू पुट कर देंगे आगे। तो अब हमें क्या करना है, वेट अपॉन वॉल्यूम रेशियो के परसेंटेज को फाइंड करना है। तो कितना वेट दिया गया था सल्यूट का 50 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 3500। ये 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ये हुआ कितना आ गया 120/7। इसको तुम लोग आगे सॉल्व कर लेते। तो ये कुछ बातें था कि हमें परसेंटेज मास और वॉल्यूम के रेशियो में अगर निकालना होगा तो ऐसे निकाला जा सकता है। आप लोगों ने इसको 11th में भी काफी सॉल्व किया होगा, 12th में भी आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में है इसको। सो इसको आप लोग एकदम से नेगलेक्ट मत करना कि तो 11th में पढ़ा है हमने, 12th में इसकी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं। मतलब साफ है कि एनसीईआरटी में दिया कोई भी चीज है इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको हम लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम एज ए होमवर्क रूप में दे देंगे, जिसको आप सॉल्व करना और अपने जो भी आंसर्स होंगे उसको आप कमेंट में लिख करके बताना। अगर कोई दिक्कत होगा तो अगले लेक्चर्स में हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवा देंगे। अब हम लोगों का अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो कौन सा है, मोलैरिटी। आप लोगों ने कोई में पढ़ा होगा मोलैरिटी को, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। तो हम लोगों का जो अगला कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी है। आप लोगों ने इसको याद होगा, क्या बोला गया था पिछली क्लास में, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं। मींस इसको आप डिफाइन कर सकते हो, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल शुड बी डिसॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन और 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होंगे उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी बोलेंगे। इसको आप डिफाइन क्या बोला गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व हैं उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी बोलेंगे। तो इसको फॉर्मूला हम लिखें, मोलैरिटी को क्या बोला गया, मान लो टोटल मोल कितने डिसॉल्व हैं, n मोल डिसॉल्व हैं। टोटल वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का है, वो है V लीटर। तो ये मोलैरिटी भी आएगा। अब आपने 11th में पढ़ा होगा या पिछले क्लास में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इक्वल टू क्या था, W/m। जहां W क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, m क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसको तुम m-1 के लिए लिया जाए ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि mm यहाँ पर मैच करने लगेगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया, W/m इंटू V इन लीटर। ये आपका मोलैरिटी फॉर्मूला आ गया। कई बार क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया रहता है तो ऐसे केस में उसे हमें लीटर में बदलना पड़ता है। तो क्या करते हैं, ml में 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इफ वॉल्यूम इन ml तो क्या V
ml में है, तो क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V इन ml इनटू, अगर ये थोड़े नीचे करते हैं ऊपर चला जाता है, आप लोग तो मैथमेटिक्स जानते ही होंगे। तो ये कुछ बातें था, ये हमने मोलरिटी ऐसे भी फाइंड कर लिया। अगर लीटर में दिया तो डायरेक्टली हमारा काम हो जाएगा, ml में दिया है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाता है। ये क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला था जिसको आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बार हमने इसको फिर रिवाइज करा दिया। मोलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल का इस्तेमाल किया गया है, और ये लगभग हर जगह पे केमिस्ट्री के जितने भी फैक्टर्स हमें आगे स्टडी करना होगा वहां मोलरिटी का बहुत बड़ा रोल होगा, इसलिए मोलरिटी को काफी ध्यान से आपको देखना होगा। आगे हम मोलरिटी का बाकी अलग अलग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से इनका रिलेशनशिप भी बताएंगे। तो एक क्वेश्चन लगा दिया जाए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ aqueous H2SO4 solution formed by dissolving 49 gram H2SO4 and formed 500 ml solution. Find the molarity of a aqueous H2SO4 solution formed by dissolving 49 gram H2SO4 and formed 500 ml solution. काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, खुद से भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर इसको आगे प्ले करके देख लो। तो क्या बोला गया, मोलरिटी फाइंड करना है। H2SO4 का कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया है, 49 ग्राम। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाए, W का वैल्यू कितना है, 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा H2SO4 का, निकाल के देख सकते हो, आपको आता भी होगा आप लोगों को, कितना होगा 1 × 2 + 32 + 4 × 16 दैट इज 98 हो जाएगा। ये हो गया आपका W/m/V। यहाँ पे V किसमें, ml में दिया है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V इन ml कितना दिया गया है आपको, 500। ऊपर क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई, ये काम हुआ इनका खत्म। इसे 2 कैंसिल, कितना आया, 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ। तो क्या देखा आपने, काफी इजी क्वेश्चन था, बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया गया, 1 मोलर सॉल्यूशन इसने बनाया है। तो आसान क्वेश्चन था, लगा लोगे। अगला क्वेश्चन नोट करो। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अब देखा जाए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 20% aqueous
solution of NaCl which density is 2.5 ग्राम पर ml। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हो किसी पुराना तरीका। उसे ट्राई करने के लिए वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करो, लग जाए बड़ी अच्छी बात है, बता देना हमें। और नहीं लगता है तो आगे भी प्ले करके देख लो, काफी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर ml। अब देखो जो ये परसेंटेज वाले केस आते हैं, यहाँ पे क्या देखोगे 20% एक्वस सॉल्यूशन, हम यहाँ पे ये मानेंगे परसेंटेज में है तो टोटल सॉल्यूशन को मानेंगे 100, और तो इसमें आपका NaCl कितना होगा 20 ग्राम। तो बोलेंगे अगर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा, 20% एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इसको इसने डिनोट नहीं किया है कि बाई वेट है या बाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाई वेट मान लेते हैं। 20% एक्वस सॉल्यूशन बाई वेट, अगर बाई वेट मान लेते हैं तो अब क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20% एक्वा सॉल्यूशन मीन्स कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम कितना होगा NaCl होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% aqueous solution by weight मीन्स क्या होगा इसका 20 ग्राम NaCl in 100 ग्राम सॉल्यूट मिल गया आपको। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ आपका 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल दे, दोनों तरीका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर दोगे 100 मतलब क्या मास अपॉन डेंसिटी, जो पुराना फॉर्मूला था। तो मास कितना हुआ 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 2.5, इसको हटा दिया, ये हो गया 1000, कितना हो गया 40 ml, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल चुका है। अब फार्मूला में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू गिवन वेट कितना 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl निकाल लोगे यहाँ पे। NaCl का मॉलिक्यूलर मास सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड कर दिया 5.53, 8, 3, 2, 5, 58.5, यही होगा 538 और 325 इतना, ठीक है। तो अपने क्या ले लिया यहाँ पे 58.5 W/m हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 40 ml और इंटू 1000, क्या आ गया 500 अपॉन 58.5 मोलर। तो आप चाहे तो सॉल्व कर लेना, तुम लोग अपने बोर्ड की कॉपी में ऐसा मत छोड़ देना, कोशिश करोगे कि मैक्सिमम अपना आप आंसर निकाल लो, बेहतर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था ऐसे मोलरिटी के लिए है। अच्छा हम देखते हैं आयन बेसिस पे।
अगर ये पूछते कि कितने आयंस रिलीज होते हैं अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, अगर कोई सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में या किसी सॉल्वेंट में और वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, ऐसे केस में पूछता है कि कितने आयंस बने हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ आयंस के क्वेश्चन लगाने हैं तो कैसे लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। If 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट NaCO3 dissolve in water and form 500 ml solution, then find the molarity and number of sodium ion in solution if solute dissociated completely। अगर सल्यूट जो है कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो कितने इसके आयंस बनेंगे, सोडियम आयंस बनेंगे कितने ज्यादा। तो पहला तो आप लोग मोलैरिटी बड़े आराम से निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है 20। सोडियम का कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जाए। सोडियम का 2 इंटू 23, कार्बन में कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 3, ऑक्सीजन का कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो जाएगा सोडियम का 2 इंटू 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो 8 to 10 6 16 6 1 4 1 5 1 6 4 10 106 आ गया। तो अब इसको यहां अप्लाई कर दिया जाए। 106 वॉल्यूम कितना है 500 ml, 500 इंटू 1000, ये हो गया कितना हो गया 40/106। अब इसको हम लोग चाहे तो फिर 20/53 हो गया, कितना जा सकता है 0.3 जा सकता है। यहाँ पे 53 से डिवीजन कर लो आप। डेसिमल का 100 हो गया, 3 टाइम गया 3 3 9 3 159। कितना टाइम जा सकता है लगभग 0.38 के आसपास चल जाएगा।
तो ये इसकी मोलैरिटी आ गई। अब मोलैरिटी निकालने के बाद आपको दूसरा क्या क्वेश्चन था कि कितने आयंस बनेंगे सोडियम के। तो देखो अकॉर्डिंग टू हम डेफिनेशन देखते हैं, अगर इनका 0.38 मोलर सोल्यूशन बनता है, इसका क्या मतलब है कि 0.38 मोल सोल्यूट जो है 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो 0.38 अगर मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है तो इससे हम नंबर ऑफ आयंस निकालते हैं। अब देखो अगर Na2CO3 को हम डिसोसिएट करके देखते हैं, किसमें टूटेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na में प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनेट आयंस में। देखो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के टूटने पे कितना बनता है? 1 मोल के टूटने पे इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, तो इसके 0.38 मोल में कितना बनेगा? 0.38 इंटू 2 है इसका 0.38, कितना हो गया? 2 8 16 6 1 और ये 0.76 मोल आयंस बनेंगे। तो बड़े आसानी से हमने क्या बता दिया कि 0.76 मोल्स आयंस बनेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करेगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं बोलता है तो फिर दूसरे केसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, जो हम आगे हम लोग क्वांटा फैक्टर को लगा करके देखेंगे वहां। ऐसे जब आयंस निकालने को बोलेगा, एस्टिमेशन फोर्स निकालने को देगा, तो क्या देखते वहां पर भी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पॉजिटिव आयन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट आयंस। तो अगर हाइड्रोजन आयन को बोलता है तो जितने मोल्स H2SO4 के आएंगे उसका दुगना हाइड्रोजन आयंस का और उतने ही टाइम्स सल्फेट आयंस का होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे जितने टाइम से हम आयंस बनेंगे उतने ही आप नंबर ऑफ मोल्स को बड़ी इजीली यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगला कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। ये भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर से वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की केसेस में। अगर किसी भी अननोन सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना होता है तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा अगला जो कंसंट्रेशन टर्म था वो क्या था? नॉर्मेलिटी, कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी काफी आसान होता है, अगर थोड़ा सा बस केयरफुली देखना होगा। बाद में इसका हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मोलैरिटी के साथ अप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मेलिटी को क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच शुड बी डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या बोलते थे? नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में क्या बोला गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी को क्या बोला गया? मान ली टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना था? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट WE अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन बहुत तो बोलेंगे यार ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को बोला गया गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट
गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम क्या पढ़ लेते हैं, मान लो ई, और ये आपका हो गया W। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया हमने, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर एक नया टर्म आया, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मान लो m है, अपॉन क्या होता है, n फैक्टर होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। इसको हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं NF करके, रिप्रेजेंट कर दे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर हो गया। इससे हम लोग बड़े आराम से इक्विवेलेंट वेट को फाइंड कर सकते हैं। फिर एक नया समस्या यार ये n फैक्टर क्या होता है, तो देखिए n फैक्टर को हम कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे एक है एसिडिटी ऑफ बेस, दूसरा क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे देखते हैं n फैक्टर को, पहला है एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे आपका NaOH है, n फैक्टर कितना होगा इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, जब ये खुद को डिसोसिएट करेगा तो एक कैल्शियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो जितने हाइड्रोक्साइड आयन को बेस रिलीज करेगा वो इसका n फैक्टर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ALOH थ्राइस है, ALOH थ्राइस कितना जाएगा इसका n फैक्टर 3 एंड सो ऑन। दूसरा क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, जैसे कि H2SO4 में कितने आयंस को रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन कितने रिलीज होंगे, 2, जिसका n फैक्टर कितना होगा, 2। HCl में कितना हो जाएगा, 1। ऐसे कई तरीके के n फैक्टर निकालना होता है। तो आप कई तरह के आयंस का ऐसे आप कितने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है वो एसिड का n फैक्टर होगा, कितने OH आयन को रिलीज करता है वो बेस का n फैक्टर होगा। एक तरीका और होता है जिससे बोला जाता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी एक n फैक्टर का तरीका होता है, कैलकुलेट करने का होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर से पूछा जाता है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग मीडियम लोग लेकर के, क्योंकि इनके अलग अलग मीडियम में इनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को लर्न रखना कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में इनके n फैक्टर्स क्या होंगे। वो अगर नहीं करते हो तो अगले क्लास में आपको बल्कि इनके अलग अलग मीडियम में कितने इनकी चेंजेस होंगे वो आपको हम एक PDF के फॉर्म में या वीडियो में इसका एक इमेज हम दे देंगे, जिससे आप उसको याद कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ही पूछता है। तो ये आप लोग उस समय जब आपको इमेज दे देंगे तो वहां से आप नोट कर लेना। तो ये कुछ तरीके हैं n फैक्टर को फाइंड करने का। अब हम नॉर्मेलिटी के इतने लंबे चौड़े फार्मूला को एक जगह पे लेकर के आते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बोला गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, W अपॉन E इंटू V इन लीटर बढ़ा सकता है। WE को क्या बोलते हैं, W अपॉन E के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ बोला गया था W अपॉन E के फॉर्म में।
फिर ई को क्या बोल सकते हैं, W अपॉन ई को क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू V इन लीटर, V इन लीटर, एन फैक्टर पर चल जाएगा तो क्या हुआ, W इंटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू V इन लीटर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। जहां पे स्मॉल w क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, कैपिटल एन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ये कुछ तरीके हैं जो आपको नॉर्मेलिटी का पूरा बात बताता है। आपने फॉर्मूला को नोट कर लिया और पूरे डिटेल्स को देख लिया है। क्वेश्चन में या इनके फॉर्मूला में कोई बहुत कठिनाई नहीं है, किसी को कोई कठिनाई होगा तो पूछ लेगा। हमने क्या किया, सीधा बोला कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सॉल्यूशन, दैट इज द नॉर्मेलिटी नंबर। तो हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हमने कैलकुलेट किया, क्या तरीका था, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत हुआ तो हमने बताया कि इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। एन फैक्टर क्या था तो हमने बताया अलग अलग केस में भाई एन फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की एसिडिटी देखते हैं तो हमने एग्जांपल दिया, जितनी ये हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करेगा वो इसकी क्या होगी, एसिडिटी ऑफ बेस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना हुआ 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3। ऐसे ही बेसिसिटी ऑफ बेसिस में क्या देखा, H2SO4 कितने आयन से रिलीज करेगा 2, HCl में कितना करेगा 1 एंड सो ऑन। तीसरा क्या तरीका बताया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वह चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस पे ही आते हैं। फिर हमने क्या किया, पूरे जो ये बिखरा हुआ इनका स्टेट था हमने उसको एक जगह लाने की कोशिश किया। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या किया, इनके वैल्यू को लाके हमसे पुट कर दिया। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू पुट कर दिया, एन फैक्टर के ऊपर भेजा और ये आपका नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ गया। है काफी इजी, किसी को एक बार ध्यान से देख लेगा तो ये बड़े आराम से आ सकता है। ये यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट हैं और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, तो इतने से काम चलेगा नहीं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। Find the normality of H2SO4 solution formed by dissolving 190 gram H2SO4 and for 1500 ml
solution. Find the normality of H2SO4 solution formed by dissolving 190 gram H2SO4 and form 1500 ml solution. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 190 ग्राम। H2SO4 का अच्छा फॉर्मूला नंबर क्या था? मॉलिक्यूलर मास था। और क्या क्या था? आप सब सारी बातों को नोट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास में कितना होता है? 98 होता है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1500 है। एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का? 2 होगा इनटू 1000। तो कितना हो जाएगा यहां पे? 190 ग्राम इंटू 20 अपॉन 98 इंटू 15। इस सबको आगे आप चाहे तो सॉल्व कर लोगे, कोई फायदा होगा इसको सॉल्व करके। अपना चाहो तो जो भी आपका आंसर आता है उसको निकाल सकते हो। ये इनका क्या होगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो आप लोग देखा हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। क्योंकि कैलकुलेशन किया जाएगा समय जाएगा उसमें, तो इतना हम लोग समय नहीं इसमें खराब किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि कई बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं नीट में और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि आपको मोलैरिटी देगा, डायरेक्टली नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, नॉर्मेलिटी देके मोलैरिटी पूछ लेगा। तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा? हम बड़े ही क्विकली नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में एंट्री कर जाएंगे। इनके आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा फिर नॉर्मेलिटी के। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम एक रिलेशनशिप को देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आया था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास टू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। यही आया था। नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। अब देखा जाए तो W अपॉन एन को हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल कर सकते हैं n, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन n, नंबर ऑफ मोल होता है ना। तो W अपॉन n को हमने नंबर ऑफ मोल कर दिया अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू n फैक्टर। ये कहा जा सकता है इसको। अब बताओ नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर किसको कहा जाता है? तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम किसको कहा जाता है? मोलैरिटी को कहा जाता है। मोलैरिटी को कहा जाता है। लाके यहां पुट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू, ये पूरा क्या हो गया? मोलैरिटी हो गया इंटू। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हुआ। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जिससे बड़े आराम से आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद एन फैक्टर। किसी कोई दिक्कत? हमने क्या बताया? सिर्फ नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला होता है। अभी हमने दूसरे प्रोजेक्ट डिराइव किया। फिर आप जानते हो कि W अपॉन एन गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास को आप नंबर ऑफ मोल कर सकते हो। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। फिर आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को हम क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सो दैट इज द
नॉर्मलिटी इक्वल टू मॉडलिटी इनटू n फैक्टर। काफी आसान है ये फॉर्मूला डिराइव करना और काफी अच्छा रिलेशनशिप भी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही आप लोग चाहो तो मॉडलिटी को भी फाइंड कर लेना, अगर नॉर्मलिटी फाइंड कर लेते हो तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने वॉल्यूम रिलेटेड सारे कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी करते हैं मास रिलेटेड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन थे, परसेंटेज, वेट बाय वेट, दूसरा क्या था मोलैलिटी, और तीसरा क्या था मोल फ्रैक्शन था। तो हम पहला देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स वेट बाय वेट रेशियो के लिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट को हम पहला देखते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं या सॉलिड इन सॉलिड टाइप के मिक्सचर का होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में है तो वहां पर उसका मास कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा, उसको हम लीटर में या ml में नापना कठिन होगा, नापा जा सकता है लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब वहां पे ऐसे मिक्सचर का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि आप अगर मान लो कि गन पाउडर बनाते हो, फायरवर्क्स के लिए जो पाउडर्स बनते हैं, वहां पे हम लोग जो पोटेशियम परमैंगनेट है या चारकोल है जिसको भी मिलाया जाता है वो सब वेट परसेंटेज बेसिस पे ही होता है। वहां पे उनको हम लीटर में नहीं नापते हैं, वहां पे वेट परसेंटेज या वेट परसेंटेज रेशियो पे ही हम सारा कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसको भी मेजर करना काफी आसान है। हम क्या बोलेंगे, वेट अपॉन वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पुराना तरीका है, काफी आसान फॉर्मूला है। और मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता ही था, कल ही हमने बताया था कि जिसकी कंपोजिशन कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। दोनों के मास को मिला लेंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा इनटू 100। ये करके हम लोग बड़े आराम से परसेंटेज वेट बाय वेट के परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इफ 20% वेट बाय वेट concentration of NaCl in water। यहां पे क्या बोला गया है, फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इफ 20% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl in वाटर। काफी आसान क्वेश्चन है, हमने पहले बता चुका है। अगर 20% वेट बाय वेट बोला गया है, ऐसे केस में आप क्या करते हो, यहां पर आपको सॉल्यूशन बताते हैं हम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना ले लोगे, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया जाएगा, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या
यहां से हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। श्योर, बहुत आसान है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100, मास ऑफ सॉल्यूट 20, दैट इज 80 ग्राम वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग ये नंबर कहां से हमने मान लिया? हमने सपोज किया है भाई 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl होगा। अगर ऐसे ही 20% लेते हैं, अगर हम 1000 ग्राम मानते हैं, अगर हम सोल्यूशन को हमारी इच्छा 1000 ग्राम मानेंगे तो ठीक है। ऐसे केस में 1000 का 20% कितना होता है? 200 ग्राम NaCl होता है। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कि आप 100 पे ही मानोगे, आप 1000 में मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे आप वैल्यू मानोगे वैसे इसकी वैल्यू भी जाएगा ऊपर और अंत में आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है। ऐसे केस में बस आपको वहां पे क्या आता है? ये 200 ग्राम होता है, या 1000, यहाँ कितना था? 800 ग्राम वाटर आता है। तो उसी कंपोजिशन के हिसाब से सबकी वैल्यू बढ़ता या घटता है। तो ज्यादातर हम लोग इसी को मानते हैं। अगर परसेंटेज में है तो हम टोटल को 100 मान लेते हैं, तो हमें कैलकुलेशन में भी काफी आसानी होती है। तो ये था आपका मास बाय रेशियो के लिए था। अब हम लोग अगला जो देखते हैं वो आता है मोलैलिटी। आपने काफी पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, मोलैलिटी के बारे में। सो हम देख लेते हैं और हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस में लोग काफी सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर करना, चाहे 11th के बुक से ट्राई कर लो, चाहे 12th के, दोनों में ही इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगला जो है मास बेसिस पे कंसंट्रेशन जो टर्म है वो कौन है? मोलैलिटी। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट। हमने बताया था कल ही कि जो मास बेसिस पे कंसंट्रेशन टर्म्स है उनपे टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है। तो मास बेसिस पे कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें आंसर था मोलैलिटी था। तो क्या डिफाइन करते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बोला गया, ध्यान देना। यही एक ऐसा टर्म है जहां पे हम सॉल्वेंट को लेकर चलते हैं, न कि सॉल्यूशन को। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। क्या बोला गया? नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला इसको लिखते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लिया हमने n अपॉन वेट ऑफ, ये क्या है? सॉल्वेंट, इसमें है किलोग्राम में है, मीन्स मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब फिर तरीका, नंबर ऑफ मोल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं W/m से। तो नंबर ऑफ मोल को क्या कर दिया हमने? स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू वेट इन केजी।
ये हो सकता है। अगर वेट ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। सो हम इसको ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोलैरिटी इक्वल टू अगर ये ग्राम में दिया है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा, इसका मोलैरिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो काफी आसान था, हम सबके यहाँ पे डिटरमाइन कर दें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। इसको क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में है। ये कैपिटल क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, हम केजी में लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देने की बात है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इन। ये कुछ बातें थी आपकी मोलैरिटी के बारे में। इनसे रिलेटेड भी कई सारे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। आप कई सारे क्वेश्चंस पे ट्राई करना। अगर किसी में कोई दिक्कत होता है तो आप इसको पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लगा करके एक प्रैक्टिस के रूप में दिखा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लगा करके देख सकते हो। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। If 150 gram HCl dissolved to form 1500 gram solution, then find its मोलैरिटी। तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, सॉल्यूट का मास दे दिया गया है और सॉल्यूशन का मास दिया है। सॉल्वेंट का मास दे दिया तो निकाल लोगे। यहाँ से हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 150 ग्राम। मास ऑफ, अगर सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 1500 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 150, सॉल्व पर कितना आएगा, 1350 ग्राम हो जाएगा। ये होगा, ये आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 150, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी इसका HCl है, कितना जाएगा, HCl का 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 30 इंटू 50 इंटू 1000। इससे आप सॉल्व करोगे इनको और बड़े आराम से इनको आप सॉल्व करके इनकी मोलैरिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कल इससे रिलेटेड मोलैरिटी और मोलैरिटी से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, जैसे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है और कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना और अपने बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। आप लोग भी इसको अच्छे से देखो, डाउनलोड करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे आपको काफी फायदा होगा। और भी हम कई तरह के क्वेश्चंस को इस पे आपको इसमें अपलोड कर देंगे, इनको आप सॉल्व करना। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, उनके आंसर्स को हम अगले वीडियो में अपलोड कर दिए रहेंगे। तब तक तो लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।